भक्ति प्रभा परिवार के सभी परिवारजनों का बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। आज हम बात करेंगे माँ प्रकृति के ऊपर। हम सबको बनाया उस विधाता ने, लेकिन हमारी पालना की माँ प्रकृति ने। लेकिन बदले में हमने अपनी माँ को दिया क्या, सिवाय पोल्यूशन और गंदगी के। बहुत सोचने और वाला विषय है, बहुत गहरा विषय है। तो आज इस विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। हमारी पहली एक्सपर्ट हैं मंजुला मैम, जो पहले भी इस चैनल पर जुड़ चुकी हैं और उन्होंने अपने बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए थे। आप सब लोगों की डिमांड थी कि उनके साथ एक और वीडियो लेकर आया जाए, तो आज फिर से मंजुला मैम हमारे साथ जुड़ी हैं। और हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं अर्थ 11 प्रोजेक्ट के डायरेक्टर आशीष शर्मा जी। तो चलिए सबसे पहले स्वागत करते हैं अपने दोनों ही एक्सपर्ट का और शुरू करते हैं आज की चर्चा की। मैम आपका स्वागत है, आशीष जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। आशीष जी, आप अर्थ 11 प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैं। दिल्ली में एक हम्म, ऐसी जगह जो सोचना भी असंभव है, क्योंकि दिल्ली सिवाय पोल्यूशन के और कुछ भी नहीं है। यहाँ तो एक हम्म, सांस भी शुद्ध मिलना बहुत असंभव सा लगता है। लेकिन जब हम बात करते हैं हम्म। अर्थ 11 प्रोजेक्ट की, तो आपने इतना सुंदर प्यारा एक प्रोजेक्ट दिल्ली एनसीआर में बनाया। कैसे आपको इसकी सोच मिली, कैसे आपको इसकी प्रेरणा मिली और क्या रहा पूरा मोटिव इसके पीछे? हम चाहेंगे कि आप डिटेल में हमारे पूरे दर्शकों को बताएं। इससे पहले थोड़ा सा मैं फ्लैशबैक करता हूँ कि जी एक साधारण लाइफ थी मेरी, और एक जी। मैकेनिकल एयरक्राफ्ट इंजीनियर हूँ मैं वैसे। और कुछ बच्चों को मैंने रेस्क्यू किया था चाइल्ड ट्रैफिकिंग से। उसके बाद मेरा मन नहीं लगा जॉब के अंदर, और 2 साल मेरी एक स्पिरिचुअल कॉल थी कि मैं दिल्ली से वृंदावन नंगे पैर गया। और वहां पे कृष्ण भगवान का एक आशीर्वाद ये साथ रहा कि एक आदेश हुआ मुझे कि मैं पूरा इंडिया पैदल चलूं। और वो कन्विक्शन फोर्स इतनी स्ट्रांग रही कि 2 साल लगातार मैं पैदल चलता रहा, एक साइकोलॉजिकल रेवोल्यूशन के लिए। और कहीं ना कहीं मुझे ना इस चीज की एक समझ है अभी राइट नाउ कि हम जिस दौर में है हमें एक कम्युनिटी फॉर्मेशन की तरफ पुश होना पड़ेगा। और पिछले 12,000 सालों में जितनी भी कम्युनिटी फॉर्मेशन हुई है उस सब में कॉमन पैदल चलना रहा है। तो एक इंसान होने के नाते मुझे लगता है हमारी दो ही एक्सरसाइज होती है, तो पैदल चलना है, सांस लेना। हमारी पीढ़ी दोनों से दूर हो गई है अभी राइट नाउ। और दूसरा चीज ये था कि साइकोलॉजिकल लेवल पर जब तक आप लोगों को अवेयरनेस से एक्सेप्टेंस की तरफ नहीं लेके जाएंगे, चेंजेस नहीं आ सकते। हम अवेयर तो कर रहे हैं, बट हम ये श्योर नहीं कर रहे हैं कि वो चीजें एक्सेप्ट भी की जा रही है पैरेलल पैरेलल एक तरीके से। तो 12,000 सालों में ऐसा मुझे लगता है कि जितनी कम्युनिटी फॉर्मेशन हुई है थ्रू आउट द वर्ल्ड, उन सब में कौन रहा है पैदल चलना। इन सबके फाउंडर्स ने पहले पैदल यात्रा ही करी, लोगों ने उस मैसेज को एक्सेप्ट किया, एंड लेटर ऑन एक कल्ट या कम्युनिटी बननी शुरू हुई। तो अब हम जिस दौर में ये पूरी दुनिया है, हमें लगता है कि ये दौर अवेयरनेस का नहीं है, ये दौर एक्सेप्टेंस का है। अब एक्सेप्टेंस में आप लोगों को कैसे लेके जाओगे? नाउ दिस इज द क्वेश्चन। तो जब तक एक स्पिरिचुअल कन्विक्शन आपके पीछे नहीं रहेगी, मुझे नहीं लगता कि हम उस उद्देश्य के प्रति एक मैग्निफिकाइड लेवल पे जा पाएंगे जो हम डिजर्व करते हैं कहीं ना कहीं। तो 2 साल की मेरी यात्रा रही थी जिसमें मैं 17,000 किलोमीटर पूरा इंडिया पैदल चला। एंड बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। लाइक एक इंडिया को उस तरीके से देखना, एक अपने आप में जीना, वो एक अलग चीज है। और मुझे लगता है कि अब एक लाइफ में फ्लोरा फोना कल्चर कस्टम नदियां समुंदर पहाड़ स्पेस गैलेक्सी इतना कुछ है। लाइक हम हर दिन रील्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम लोगों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम शिकायतें एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो लाइक हमें उससे बाहर आना पड़ेगा अगर हमें लिटरली लगता है कि लाइफ को एक उस लेवल पे जीना है जिसलिए लाइफ हमें मिली है। तो अब मैं जिस दौर में, मुझे लगता है कि लाइफ हमें दो पर्पज से मिलती है। एक पहली चीज है कि हम हीलिंग की तरफ जाएं। तो कोई भी परिवार है, कोई भी परिवार का सदस्य है, वो कहीं ना कहीं अपने घर की हीलिंग ही कर रहा है। और मैं हर किसी को संत ही बोलता हूँ, क्योंकि हर कोई अपने घर में अपने घर को भी अगर वो बिखरने से बचा रहा है तो वो भी संत ही है। तो आप किसी भी तरीके की हीलिंग करें, चाहे फाइनेंशियल लेवल पे हो, मेंटल लेवल पे हो, इट्स अ हीलिंग ओनली। और वो हीलिंग हर कोई अपने तरीके से कर रहा है। और दूसरा ये था कि हम आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं। लाइक अब ये जो दौर है ये धरती को सब कुछ लुटाने का है, जो पिछली पीढ़ियों ने उससे छीना है कहीं ना कहीं। तो एक मेरे बर्थडे पर मुझे एक और स्पिरिचुअल कॉल मिलती है इससे 2 साल पहले कि मुझे कुछ पेड़ दिखते हैं। एंड यहाँ से बस मॉर्निंग में जैसे किसी ने कान में आके बोला कि पेरेंट्स की एज बढ़नी चाहिए। तो अर्थ 11 एक लॉन्गिटिविटी प्रोजेक्ट है। और मतलब कुछ कुदरत का ऐसा हाथ रहा है, मतलब एक आशीर्वाद रहा है कि हमें बेस्ट लोकेशन ऐसी मिली है कि जब दिल्ली के अंदर 400 एक्यूआई रहता है, तो यहाँ पे आपको 130 या 150 के आसपास एक्यूआई मिलता है। इट्स अ नेचुरल ब्लेसिंग। फिर हम लोगों ने यहाँ पे योग साधना पंचकर्म नेचुरोपैथी शुद्ध सात्विक खाना। और मूल भाव हमारा ये, तो एक तो लोग यहाँ आए तो लोगों का मन शांत हो जाए। तो जो लोग परेशान है, लाइक जो शांति चाहते हैं, आप यहाँ पे आइए और विद इन सेकंड्स आपको वो रियलाइजेशन होगी कि मन शांत हो चुका है। दूसरा ये था कि अगर हमारे पेरेंट्स की एज बढ़ती है तो उसका एडवांटेज आने वाली जनरेशन को मिलता है।
तो इस जनरेशन को दादा दादी की नीड ज्यादा है किसी भी अलग पीढ़ी से, वरना 2 साल के बाद ऐसी जनरेशन आने वाले, 20 साल के बाद सॉरी, कि उसको अपने दादा दादी के बारे में पता ही नहीं होगा। एक तो ये जनरेशन शादी नहीं कर रही है, शादी कर रही है तो बच्चे नहीं कर रही है, तो लाइक वो पीढ़ी खत्म हो रही है आपकी। इट्स नॉट अबाउट कि हम अवेयर हो गए हैं, इट्स नॉट अबाउट कि वेस्टर्न कल्चर को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, इट्स मोर अबाउट आप अपनी फैमिली लाइन को खत्म कर रहे हैं वहां पे। सो दिस वाज नॉट लाइफ एट ऑल। तो यही लेके एक अर्थ 11 प्रोजेक्ट है, एंड मंजुला मैम का आशीर्वाद रहा है, मतलब धीरे धीरे लाइक लाइक माइंडेड लोग जुड़ते जा रहे हैं, वो एक ईश्वर का एक आशीर्वाद है, एंड एक मैजिकल जर्नी है मेरे लिए तो अपनी। जी, बहुत सही कहा आपने आशीष जी कि आज हम जहाँ अपने परिवार से बिछड़ते जा रहे हैं, अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और हम प्रकृति से जितना अपने आप को दूर करते जा रहे हैं, तो समस्याएं, बीमारियां हमारे बहुत करीब आ गई हैं। और अर्थ 11 प्रोजेक्ट अपने आप में सुकून और भरपूर प्रकृति को जीने वाला एक प्रोजेक्ट है। अगर आप सब भी प्रकृति को करीब से महसूस करना चाहते हैं, आप पहाड़ों में छुट्टियां बिताना चाहते हैं, जंगलों में जाना चाहते हैं और आपके लिए समय की अभाव है या पैसों की तंगी है, तो अर्थ 11 से ज्यादा अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। एक सबसे बेस्ट चॉइस है कि दिल्ली एनसीआर में, आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो आपके लिए कुछ घंटों का रास्ता है, आप जाएं, पूरा दिन बिताएं, प्रकृति को करीब से महसूस करें और तब देखें कि आप कितने जल्दी अपने आप को रिजुविनेट फील करेंगे, कितना एनर्जेटिक और कितना भरपूर फील करेंगे। आशीष जी, कि आप पहले हम सबको अपने अर्थ 11 को दिखाएं, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं सबको। तो ये हमारा मेडिटेशन रूम है, यहाँ मेडिटेशन नॉर्मली कराते हैं, साधना। तो मैं यहीं से शुरुआत करता हूँ। ये दिल्ली है, एक अलग दिल्ली, सुकून वाली दिल्ली। तो आपको यहाँ मिट्टी के रूम मिलते हैं और रहने के लिए कॉटेजेस मिलती है, जो बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से बनाई हुई है। तो मिट्टी में कंपैरेटिवली 80% ऑक्सीजन ज्यादा मिलती है आपको। तो एक नेचुरल एनवायरनमेंट क्रिएट किया, और यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस है लिटरली, मतलब अगर आप आते हैं कोर दिल्ली सिटी के अंदर, अगर जो आपको क्लाइमेट मिलता है या फिर टेम्परेचर मिलता है उससे काफी अलग है। ये हमारा किचन है। तो थोड़ा सा पहाड़ों जैसी वाइब, चूल्हा, मिट्टी, ये सब चीजें हमने कोशिश करने की कोशिश की है। यहाँ पे खाना भी हम मिट्टी के बर्तनों में, या फिर जो पहले जमाने में हमारे पास प्लेट होती थी पत्ते वाली, पत्तल बोलते थे जिसको, तो वो यूज कर रहे हैं। ये हमारा काफी एक मेडिटेशन सेशन बोल लीजिए, या फिर योगा सेशंस, या काफी सारे इवेंट्स होते हैं बच्चों के लिए। तो ये पूरा मिट्टी का बनाया हुआ है। तो इसमें हमारी बेसिक इंटेंशन ये रहती है कि बच्चा मिट्टी से जुड़े, क्योंकि शहरों में मिट्टी गायब हो गई है, और मिट्टी गायब हुई है तो बच्चों ने मतलब चलना छोड़ दिया है, या मतलब बच्चा ने उगना छोड़ दिया है। और ये एक, जय हिंद, ये डॉक्टर शिवम है। तो नेचुरोपैथी के बारे में भी लाइक अभी काफी मास लेवल पे काम कर रहे हैं। तो कुछ नेचुरोपैथी के बारे में रैंडम थॉट आपके, कुछ यहाँ पे चिकित्सा के बारे में, किसके पर्पज से करना चाहते हैं, मतलब लोग हम कैसे अवेयर कर सकते हैं, लोगों को कैसे जागरूक कर सकते हैं नेचुरोपैथी से जुड़ने के लिए। तो जागरूक करने के लिए मेनली हमारे वाटर इनटेक में बढ़ाना पड़ता है, पानी से रिलेटेड ही रहता है। और जैसे गट प्रॉब्लम हो जाती है, हीलिंग नहीं हो पाती है, वुंड हीलिंग नहीं हो पाती है, या स्ट्रेस में ज्यादातर रहते हैं, तो वो नेचर से जुड़ना पसंद करते हैं। जैसे बर्ड्स की वॉइस हो गई है, पानी की वॉइस हो गई है, इस तरह से ऐसे करके हम नेचुरोपैथी में सब में जुड़ते हैं। थैंक यू। तो ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है एक हेल्थ के लिए, या फिर लोगों को अगर मेंटली रिलैक्स होना है, डिटॉक्स होना है किसी भी तरीके से, तो ये मिट्टी के रूम है। तो इसमें लाइक ना आपको एसी की जरूरत पड़ती है, ना इसमें कूलर की नीड पड़ती है। तो यहाँ जितने भी हमारे स्ट्रक्चर बने, सारे स्ट्रक्चरों का टेम्परेचर डिफरेंस बिल्कुल अलग है। और ये थोड़ा सा बाहर का व्यू है, एक दिखाता हूँ थोड़ा सा। तो एक पहाड़, जो मैं बोलता हूँ पहाड़ों वाली दिल्ली है ये एक तरीके से। तो ये बाहर का नजारा है एक छोटा सा। बहुत ही खूबसूरत, हरी भरी, प्यारी सी आपकी ये दिल्ली है जो आपके आसपास सिमटी हुई है। हम तो इस दिल्ली के बारे में तरसते रह जाते हैं। बहुत ही प्यारा आपने बनाया है ये प्रोजेक्ट। और एक वाइब है यहाँ पे, मतलब आप आएंगे तो आपका मन शांत हो जाएगा, क्योंकि बेसिक चीज मैं हमेशा यही मानता हूँ कि अगर आपको प्रेजेंट को जीना है तो आपको आपको मन शांत करना पड़ेगा। अगर मन शांत है तो आप प्रेजेंट को जी पाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो ये हमारा सारा कल्टीवेशन है, जितनी यहाँ सब्जियां बनती है नॉर्मली, वो इसी कल्टीवेशन से सब्जियां बनती है यहाँ पे फिर। तो नॉर्मली हम यही एक्सपीरियंस दे रहे हैं कि आप आते हैं तो आप अपने हाथ से सब्जियां तोड़े, फिर वही सब्जियां बनती है। और पीछे लास्ट में हम लोगों ने यहाँ पे नेचुरोपैथी के लिए पूरा और पंचकर्म के लिए सेंटर बनाया हुआ है। इसे देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा है कि मैं दिल्ली में हूँ, ऐसे लग रहा है कि मैं किसी बहुत ही प्यारे, शांत से सुकून भरे गांव में हूँ इस समय।
जो व्यू आपने दिखा रहे हैं ना, बिल्कुल गांव वाला है। ये दिल्ली की फीलिंग आ ही नहीं रही है, इतना प्यारा दिल्ली हो सकती है। तो ये बिल्कुल ये भी हमने नेचुरल तरीके से बनाया हुआ है। तो सिरोधारा, पंचकर्म, ये सब भी चीजें उपलब्ध है यहाँ पे। तो ये टोटल अर्थ 11 प्रोजेक्ट है हमारा पास। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत दिल्ली बनाई है आपने, जिसका नाम आपने दिया अर्थ 11। तो व्यूअर्स, देखा आपने, अगर आपको दिल्ली में रहकर गांव की फीलिंग लेनी है तो अर्थ 11 एक जीता जागता एग्जाम्पल है आपके सामने, जो आशीष जी ने बिल्कुल बहुत सुंदर ढंग से वो दिखा रहे हैं इस समय। और मुझे लगता है कि बीइंग अ दिल्ली पर्सन, हम भी उस सुकून को डिजर्व करते हैं जो लोगों को पहाड़ों में मिलता है। तो एक पहाड़ों वाला, मैं उसको बोलता हूँ कि एक अरावली, कभी पहाड़ी रेंज होती थी हमारी दिल्ली में, और ये अरावली वाली ही दिल्ली है। और बिल्कुल हमारे सामने जो बड़े बड़े पेड़ देखे आप लोगों ने, उसके जस्ट पीछे मुनक नहर पड़ती है, जो 102 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जो पंजाब से दिल्ली आता है। तो इट्स एन एक्स्ट्रा बोनस कि जो लोग यहाँ आते हैं तो उनको एक सुकून अलग लेवल में मिलता है। और 100% ऑक्सीजन यहाँ पे आप आते हैं तो लाइक एक अलग ही लेवल पे आप डायमेंशन में शिफ्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। मैं सहमत हूँ आशीष जी आपसे, क्योंकि मैं खुद दिल्ली में रहने वाली हूँ, तो मुझे पता है कि दिल्ली में इतनी हरियाली और इतना सुकून ढूंढना एक इम्पॉसिबल टास्क है। लेकिन जो दिल्ली आपके आसपास आपने खुद क्रिएट की है, एक गांव वाली दिल्ली, वो बहुत ही डिवाइन है। सबको यहाँ जाना चाहिए अगर सच में वो सुकून की तलाश में है, और प्रकृति से शुद्ध जुड़ना शुद्ध चाहते हैं तो। सात्विक खाना है यहाँ, मतलब हम देसी घी का खाना खिला रहे हैं लोगों को, जी घी, जी। शक्कर, लस्सी, जो हमारे पुराने समय में दादियाँ खिलाती थी। हम्म चूरमा हो गया, चटनी हो गई, लाइक हम्म। लोग इन सब चीजों से दूर हो गए हैं। और जब करेक्ट। आप अच्छा खाते हैं तो विचार भी ऑटोमेटिकली अच्छे आते हैं आपको। जी, जैसा अन्न वैसा तो मन, बिल्कुल। जैसा अन्न वैसा मन। तो अब इस वाली जनरेशन के ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है, क्योंकि इस जनरेशन को मुद्दे भी खत्म करने और इस जनरेशन को दादा दादी का स्नेह दोबारा से सींचने की जरूरत है। तो राइट। जितना ज्यादा उसको स्नेह मिलेगा उतनी उसकी पीढ़ी जीवित रहेगी कहीं ना कहीं। हाँ जी। मंजुला मैम, थैंक्स टू यू कि आपने आशीष जी से जोड़ा, उनके इतने प्यारे प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर करने का हमें मौका दिया। आपके हिसाब से अगर मैं बोलूं मैम, आप प्रकृति के को किस नजरिए से देखती हैं? आपके नजरिए में प्रकृति क्या है? देखो सोनम, ये कृष्ण जी का काम कर रहे हैं आशीष। नंगे पांव इंद्रप्रस्थ से वृंदावन जाना, ये सारा कृष्ण जी का क्षेत्र है। इंद्रप्रस्थ में जब पांडवों के लिए उन्होंने एक भवन का निर्माण किया था मय दानव की हेल्प से, और वृंदावन गोलोक से धरती पर उतारा गया था। हमारी जो सनातन संस्कृति है, हमारे जो ईष्ट है, वो भगवान श्री कृष्ण हैं, जिनको हम सृष्टि बीज, कृष्ण का मतलब ही है, कृष्ण मीन खेती, कृषक बोलते हैं ना, कृषि, और रणा मतलब बीज। पूरे क्रिएशन का जो सीड है वो श्री कृष्ण भगवान है। ठीक है। वेद है, पुराण है, ये सब क्या है? जब किसी ने तपस्या की तो उसको प्रकृति के सारे रहस्यों का जो ज्ञान प्राप्त हो गया, जो वर्तमान है उसको विद्या कहते हैं, और उसको जान करके जो मिला वो वेद है। और वेद व्यास क्यों है? जो A to Z ब्रह्मांड के सारे ज्ञान को इस परिधि से उस परिधि तक टच करता है, वो वेद व्यास जी है। वेद व्यास जी ने ही जो है 18 पुराणों की रचना की है, और उनमें बहुत इंपॉर्टेंट जो पुराण है वो है ब्रह्म वैवर्त पुराण। क्योंकि जब उन्होंने और पुराण कर लिए थे तब भी उनके मन में अशांति थी वेद व्यास जी की। तो उनको ये प्रेरणा मिली एक आकाशवाणी ने, कि जब तक श्री कृष्ण के विषय में आप मनुष्यों को नहीं बताएंगे, आपकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इस संसार की कुछ भी उपलब्धि हम लोग कर रहे हैं, जब तक हम कृष्ण के संग अपना आत्मीयता स्थापित नहीं करते, हमारी आत्मा कभी शांत नहीं होती। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण जी ने पुराणों में खुद कहा है कि मैं हरेक की आत्मा हूँ। हमारे ही शरीर में अलग अलग फैकल्टीज हैं, अलग अलग डायमेंशन हैं। अभी हम इंद्रियों के जगत में 5 इंद्रियों से जो बाहर दिख रहे हैं ना, आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, मुंह, तो बाहर जो चीज अच्छा लगा वो खा लिया, अपनी पसंद का पैसा कमा लिया, मॉल में चले गए, बढ़िया गाड़ी खरीद ली। बट ये जिंदगी अधूरी है जब तक हम अध्यात्म को, जो हमें श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया क्रिया योग विज्ञान, उनके माध्यम से दूसरे हिमालय के योगियों ने आगे तक पहुंचाया, उसको समझकर हर व्यक्ति कृष्ण को अपनी आत्मा में अनुभव करना नहीं सीखेगा ध्यान साधना के माध्यम से, तब तक पूरी धरती पर कभी शांति स्थापित हो ही नहीं सकती। हमारे लड़ाई झगड़े बीमारियां, इनका कोई इलाज इंसान के पास नहीं है सिवाय ध्यान, अध्यात्म, आयुर्वेद। और हम क्या हैं? हम पृथ्वी के 5 तत्वों से बने हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो आशीष जी ने जो भगवान श्री कृष्ण का काम किया है कि आप जब
उस धरती पर पैर रखेंगे जहाँ वहीं पर शुद्ध आपके लिए सब्जियां फल उगाए जा रहे हैं, आयुर्वेद के हिसाब से आप पंचकर्म करा के बैठेंगे तो आपको शुद्ध प्राणवायु मिलेगी। प्राणवायु मिलेगी, मिट्टी में से जो आपको एक एनर्जी है वो प्राप्त होगी। हमारा शरीर 70 से 80% पानी है, और जब तक पानी के संग हम शुद्धता और तादात्म्य महसूस नहीं करते तब तक हमारी बीमारियों को दवाइयों से कोई ठीक नहीं कर सकता। जो कैनाल इनके अर्थ 11 के पास बहती है, मैं वहां गई हूँ, मैं वहां बैठी हूँ, वहां जाकर के आप बैठिए तो आपको एक बड़ी शांति सुकून, क्योंकि आप जल के प्रवाह के संग आपको जीवन के प्रवाह की एक अनुभूति होने लगती है कि जीवन भी तो प्रवाह ही है, बचपन से चले जवान हुए बूढ़े हुए, वो नदी कहाँ जा रही है। तो हमारा जीवन किस उद्देश्य से हम आए हैं उसको हम खोजने के लिए एक इंस्टिंक्ट हमारी डेवलप होती है कि जो नदी बह रही है जाएगी कहाँ। वो गाना है ना, क्या तोरे ताल मिले नदी के जल से, जी नदी जी। मिले सागर से। पान, हाँ हाँ तो हाँ। बस अब हमने संयोगी उमाशंकर जी से बात की थी तो उन्होंने कहा कि समुद्र का पानी जितना धरती पर है उससे ज्यादा वो हवा में जाता जी जी है, बिल्कुल। एटमॉस्फेयर में जाता है। और जो हायर प्लैनेट्स हैं वो लोग हवा में से पानी को एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी भी जानते हैं। तो प्रकृति का सम्मान करते हुए प्रकृति के तत्वों के संग जुड़ना, ये आज के समय में पहली हम लोग की जिम्मेदारी है, जिसके लिए आशीष ने इतनी बड़ी तपस्या की है कि आप पृथ्वी के 5 जो तत्व हैं उनके संग अपने अस्तित्व को एकात्म होकर के अनुभव करो। आप जितना बिल्डिंग के अंदर बैठे रहोगे, वर्चुअल वर्ल्ड में जियोगे, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, आपके न्यूरॉन्स सिकुड़ेंगे और आपके अंदर डर भरे। डर दूर करने का तरीका होता है कि प्रकृति के संग जुड़ करके आप अपने अंदर जाइए। हमारे जितने ऋषि मुनि थे, आप देखिए जो मॉडर्न साइंस है वो 300 साल पुरानी है, लेकिन हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ब्रह्मांड के ऐसे ऐसे नक्षत्रों का विज्ञान, आयुर्विज्ञान, ऐसी ऐसी विद्याएं दे दी। तो उन्होंने लेबोरेटरी में नहीं दी थी, उन्होंने ध्यान के द्वारा अपने अंदर जाकर के सृष्टि का एक्सप्लोरेशन किया था, इनोवेशन किया। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण क्या है, आप फिजिक्स अगर आपने पढ़ी है तो डिफ्लेक्शन एक टर्म हम लोग यूज करते हैं। डिफ्लेक्शन क्या है कि सन की जो रेज हैं वो जब हवा से पानी में जाती हैं तो थोड़ा मुड़ जाती है, ठीक है। अच्छा। इसीलिए जो ब्रह्म है डिवाइन एनर्जी भी है, वो जब ह्यूमन फॉर्म में आती है तो वो थोड़ा सा डिवाइन से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाती है, विवर्तन हो जाता है, वो ब्रह्म वैवर्त पुराण है, जिसमें प्रकृति की अलग से खंड दिया गया है कि प्रकृति ही ईश्वर की साक्षात अभिव्यक्ति है। परमात्मा से जुड़ने के लिए हमें मूर्ति से बेहतर है कि हम प्रकृति के संग अपनी एकात्मता का अनुभव ध्यान के माध्यम से करें, क्योंकि जो परमात्मा गोलोक में बैठा है वो परमात्मा हम सबके अंदर तेज के रूप में विद्यमान है। इस पुराण में ये सारा विज्ञान बताया है वेद व्यास जी ने। प्रकृति क्या है, जो अपनी कृति को प्रकट करती। पुरुष क्या है, जो एक पुर में एक बाउंड्री के अंदर पैसिव है, सो रहा है। तो परमात्मा प्रकृति के पीछे पुरुष है और प्रकृति अभिव्यक्त है, समझ रहे हो। जहां जैसी जरूरत होती है प्रकृति उसी तरह के पेड़ पौधे उगाती है, बर्फ में अलग, रेगिस्तान में क्यों, क्योंकि प्रकृति चेतन है, कॉन्शियस है। उसे उसने जितने भी जीवों का सृजन किया है उसको पता है कि किस जीव का पोषण करने के लिए उसको किस चीज की जरूरत है। आपको बता दूं, अल्बर्टो विलोल्डो की वेबसाइट पर आप लोग जाना, the4winds.com, वो एनर्जी हीलिंग करते हैं, क्यूबा के डॉक्टर हैं और अमेरिका के अमेजन जंगल वगैरह में बड़ा रिसर्च किया। तो वहां के अमेजन के जंगलों में जाके आदिवासियों के साथ रहे तो उन्होंने देखा कि शहरों में जितनी बीमारियां हो रही हैं, पार्किंसन हो रही है, अल्जाइमर हो रही है, बीपी के हो रही है, दुनिया भर की ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रही है, वहां जंगल में आज तक किसी को कोई बीमारी हुई ही नहीं, क्योंकि वो आदिवासी जंगल में जाते हैं और पेड़ों के संग कम्युनिकेट करते हैं और पेड़ उनको बता देते हैं कि तुम्हारी तकलीफ को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। और वो काढ़े वगैरह बना के पत्तियों वगैरह का इस्तेमाल करके थोड़ा सा भी तकलीफ होती है तो उसको इलाज करो। हम लोग शहरों में आकर जितना प्रगति से दूर हुए, आप बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाकर के देखिए, एक से एक खतरनाक बीमारियां आ रही हैं जिसके इलाज में सारी पूंजी भी चली जाती है और उसके बाद मल्टी ऑर्गन फेलियर करके आप डेड बॉडी लेकर के घर में आ जाते हैं। तो ये एग्री। बहुत बड़ा भटकाव है। एलोपैथी मेडिसिन से हटिए, आयुर्वेद की तरफ आइए जिसमें वैक्सीनेशन का कोई स्कोप नहीं है। आयुर्वेद को समझिए, 5 तत्वों के विज्ञान को समझिए। अभी मैं आगे आपको आत्मविज्ञान के संग इस चीज को कनेक्ट करूंगी। प्रकृति मैंने बताया कि जो अपनी कृति को प्रकट करती है, प्र मीन्स सतोगुण, क्र मतलब
रजोगुण और तीमिस तमोगुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा है कि जितने भी भूत प्राणी है, 5 भूत हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, जिनसे सारे प्राणियों के शरीर प्रकृति ने रचे हैं, हमारे भी, हम भी उसी का हिस्सा है। और सत रजतम, ये 3 गुण हैं। किसी में तमोगुण की प्रधानता है, जिसमें तमोगुण की प्रधानता है वो पहाड़ बन गया, वो पेड़ बन गया, समझ गए। जिसमें अन्नमय कोश, एटम्स बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं, वो रॉक्स बन गए। जिसमें प्राण शक्ति ज्यादा है वो पेड़ पौधे बन गए। प्राण, पेड़ों के पास बैठेंगे तो जो प्राण वायु है वो हमें जी सबसे ज्यादा पेड़ पौधों से मिलती बिल्कुल। है, और कहीं हाँ से नहीं मिल सकती, क्योंकि उनका जो कोश है वो बहुत डेवलप्ड होता है। प्राण तत्व वनस्पतियों में, प्लांट किंगडम में अधिक होता है, ठीक है। तमोगुण रजोगुण सतोगुण, इसी के हम लोग मनुष्य के रूप में आए, हमारा माइंड बहुत डेवलप्ड है। माइंड, हम लोग वी आर ड्राइवन बाय माइंड, क्योंकि जो हमारा मनोमय कोश है वो, मन अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, लड़ने का कर रहा है, सोने का कर रहा है, वी आर ड्राइवन बाय माइंड, जिसमें विंड एलिमेंट है, और हम जीते हैं ऑक्सीजन के साथ। तो पेड़ पौधे ही तो हमारी जिंदगी का मूल आधार है। वो हमारे बिना जिंदा रह सकते हैं, लेकिन हम उनके बिना जीवित नहीं रह सकते। और अब जो हो रहा है कि जंगल काट काट के जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं, इससे बड़ी मूर्खता कोई नहीं है। अगर आपको हेल्दी लाइफ चाहिए तो यू डोंट नीड ए ह्यूज हाउस, आप एक छोटे से घर में शांति से रह के हेल्दी लाइफ, आरोग्य के संग पीसफुल लाइफ गुजारें। दैट इज द पर्पस ऑफ ए ह्यूमन लाइफ। बड़ी मजेदार बात ब्रह्म वैवर्त पुराण में कही है कि जो काल है, जो टाइम की कैलकुलेशन है, उसकी 2 बेटियां हैं। काल की 2 बेटियां हैं, जरा और मृत्यु। जरा क्या है? बुढ़ापा, और मृत्यु मतलब निधन होना, शरीर का जी। एंड। हम्म। एंड हो जाना। और उसकी, उनकी, और इन दोनों का जो पति है वो है ज्वर, बुखार। ओह पुराणों में अच्छा। हर बीमारी का सूक्ष्म रूप भी हम्म बताया गया है हम्म। कि अगर आप आध्यात्मिक जीवन नहीं जीते तो काल आपको बूढ़ा करेगा और मार देगा, लेकिन अगर आप आध्यात्मिक जीवन जीते हैं तो आप इस शरीर को अमर भी कर सकते हैं। वो विज्ञान भी हमें श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से दिया है। अर्जुन जो है वो परमहंस योगानंद जी के रूप में आए हैं, और वो जो गीता की व्याख्या है आप लोग देख सकते हैं, सारे व्यूअर्स, क्रिया योगी की गीता .blogspot.com पे जाके मैंने उसका पूरा बना दिया है। समझ लीजिए कि गोलोक भी यही है, देवी का क्षेत्र भी यही है, रुद्रलोक, ब्रह्मलोक, जो 3 देवता हैं उनका क्षेत्र भी सब हमारे कपाल के अंदर वो है। अगर हम ध्यान साधना करते हैं ऐसे शांत स्थान में जैसे कि अर्थ 11 है, तो हम अपने शरीर के रोग भी दूर कर सकते हैं, शरीर को अमर भी कर सकते हैं। हम जरा और मृत्यु से छुटकारा भी पा सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी, ये साइंस हमें श्री कृष्ण जी ने दी है। तो जो अंधी दौड़ है कि मॉल में जा रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद रहे हैं, पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, शोर क्रिएट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, ये सब पागलपन, ये सब मानसिक रोग है। हर इंसान को ये जानने की जरूरत है कि तुम धरती पर आए किस लिए हो, पर्पस क्या है तुम्हारे यहाँ आने का, और तुम कब तक इस दुनिया में धक्के खाने के लिए तैयार हो। ऑप्शन है, आप इधर भी जा सकते हो, आप उधर भी जा सकते हो। तो 5 प्रकृति के रूप वेद व्यास जी ने ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताए हैं: राधा, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती और सावित्री या गाय। राधा श्री कृष्ण के हृदय की भावना है, उनके अंदर सिर्फ प्रेम की अभिव्यक्ति है, उनका दुनियादारी से कोई संबंध नहीं। नारायणी या दुर्गा को श्री कृष्ण ने अपने मस्तक से उत्पन्न किया। क्यों? क्योंकि वो विद्या है, बुद्धि, वो संसार कैसे बनेगा, क्या चलेगा, जो हम पढ़ते हैं तंत्रों, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपण, वो सबकी माँ भी है, पेड़ की भी है, पौधे की है। तो संसार का जो प्रकरण है वो कृष्ण और नारायणी, दुर्गा और कृष्ण, इन दोनों की मेलजोल से ही ये ब्रह्मांड, इसके सारे क्रियाकलाप, सारे जीव जंतु संचालित हैं। और इनके जो रहस्य हैं उसको जब हम समझते हैं, और वो रहस्य हमको प्राप्त होता है जब हम हिमालय के योगियों के अनुभव को समझते हैं। इस पुस्तक में मैं दिखाऊंगी, बचपन से घर छोड़ दिया था इन्होंने, योगेश्वरानंद जी ने। कश्मीर में रहे, हिमालय पर रहे, कई जगह रहे, और तब इनको गंगोत्री में जाकर के एक सिद्ध योगी मिले, जिन्होंने इनको 15 घंटे की समाधि में ये सब कुछ अपने शरीर के अंदर ये सब अनुभव करवाए। वाह। अभी इस बुक के बारे में सुना था पर पढ़ा कभी नहीं अभी तक। ये किताब ई बुक फॉर्म में भी, जो भी लेना चाहे, मैं आप सबको, ये किताब मेरे पास ई बुक है इसकी, मैं दे सकती हूँ हर मनुष्य को। बजाय इसके कि आप इधर उधर भटके, इस किताब को पढ़ लीजिए, आपको भगवान श्री कृष्ण का दिया हुआ सारा विज्ञान समझ में आएगा। और इसमें मैं आपको ये चित्र दिखा रही हूँ, आप फोकस कर सकती हैं। जी जी मैम, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। इसमें हृदय है, हृदय में से 5 करंट निकल रही हैं।
5 विद्युत तरंगे या ऑरा इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। देखिए ब्रह्म वैवर्त पुराण में 5 देवियों का जिक्र किया गया है, लक्ष्मी, सरस्वती, राधा, दुर्गा और सावित्री। और हर मनुष्य के हृदय में से जो प्राण है, चेतन तत्व है, उसमें से 5 करेंट्स निकलती हैं, जिसकी वजह से 5 प्राण हैं हमारे, पान, अपान, व्यान, समान, उदान। उनके अपने फंक्शन है जो आयुर्वेद में पूरे डिस्क्राइब किए गए हैं। मनुष्य के शरीर 5 ज्ञानेंद्रियां बनी, 5 कर्मेंद्रियां बनी, और हम सृष्टि के 5 ही तत्वों का अनुभव कर पाते हैं। एक्चुअली हाँ, बिल्कुल सही बात है। अभी आपने पल्लवी को भी इंटरव्यू किया, वास्तव में तो हमारे आसपास ढेरों पैरेलल यूनिवर्स हैं, जी लेकिन जी। हम उनको परसीव नहीं कर पाते क्योंकि हम्म। क्षमता नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान में गहरे गहरे उतरेंगे तो आप दूसरे यूनिवर्स के संग आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होगी और आप उनके संग जुड़ के उनके साथ कम्युनिकेशन, उनको देख सकेंगे आप। अभी हम लोग बात कर रहे थे, भगवान राम थे, सीता, ये पेड़ पौधों से बात करते थे, पेड़ पौधे उन्हें बता देते थे कि इस बीमारी का इलाज करना है। तो पेड़ पौधों से कम्युनिकेट, क्योंकि पेड़ पौधे जीवित हैं। और अब जितने आप देखिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन में तो आ रहा है कि किसी ने अपने को पेड़ के रूप में देखा, किसी ने अपने को पहाड़ तक के रूप में देखा। तो चेतना जो हमारे अंदर है उसकी डिग्रीज चेंज हो रही है, डायमेंशन चेंज हो रही हैं, बट वो चेतना हर जगह व्याप्त है। और ये बेसिक चीजें हैं जो हर मनुष्य को समझनी चाहिए कि 5 हमारे शरीर के कोश हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। जैसे जैसे हम अपनी चेतना को 5 कोशों में यात्रा करते हैं, पंचकोशी यात्रा करते हैं, तब पता लगता है कि आनंद चीज क्या है। बाहर का खाना पीना कोई आनंद नहीं है, आप खाओगे, थकोगे, बीमार पड़ोगे। हमारे ऋषियों ने कहा है कि भोग के बाद रोग आएगा ही आएगा। अगर कोई इंसान रोगी है तो वो समझ ले कि उसने प्रकृति के नियमों को तोड़ा है, जी जिसकी वजह बिल्कुल। से रोग आपके शरीर में टिका हुआ है। आप हम्म। प्रकृति से जुड़ जाएंगे तो वो रोग आपके शरीर को छोड़ के भाग जाएगा। पिछले इंटरव्यू में मैंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे जी बिल्कुल, कि मुझे याद है। बीमारियों के भी सूक्ष्म रूप होते ही हाँ हैं। जी। जी जी। शिव शक्ति की उपासना जब ब्रह्मा जी ने की है तो प्रकृति नाई के, प्रकृति राधा है, प्रकृति ही पार्वती है, प्रकृति ही समस्त देवियों का रूप है। लक्ष्मी जी धन धान्य के रूप में समझी जाती है ना, कि आपके में खाना, फल फूल, ये सब लक्ष्मी के रूप। 5 प्रकार की एनर्जीज हैं जो हमारे शरीर को, हमारे संसार को, ये डिफरेंट तरह की फ्रीक्वेंसीज हैं एनर्जीज की, जो संचालित करती है। तो बजाय इसके कि हम लोग मूर्ति पूजा करें, हम प्रकृति के रहस्यों को समझ करके अपने आप अपने रोगों को प्रकृति के संग जोड़ करके दूर करना सीखें, ध्यान के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, सात्विक आहार के द्वारा। और जो आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, साल में 2 बार हम लोग के जो नवरात्रे होते हैं, उसका भी यही पर्पस होता है कि ऋतु परिवर्तन हो रहा है, तो अब तक आपने जो भी प्रकृति के नियम तोड़े हैं और शरीर में टॉक्सिन्स आ गए हैं, तो 9 दिन आप केवल मंत्रों के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, कच्ची चीजें खा करके शरीर को डिटॉक्स करें। नवरात्रे 9 तरह के इग्नोरेंस, रात्रि मतलब डार्कनेस जो आपके अंदर आ गई है, उस डार्कनेस को, उस इग्नोरेंस को, डार्क एनर्जी को आप दूर करके अपने अंदर चेतना का जो तेज है, प्रकाश है आत्मा का, वो जगाएंगे। वही इंसान के जीवन का असली उद्देश्य है। जब हमने यहोवा पर प्रोग्राम बनाया था कि ऐसे ग्रह, ऐसे सिस्टम है जहां ना कोई बूढ़ा होता है, ना कोई मरता है। जी क्यों? जी क्योंकि उन्होंने बिल्कुल। आत्मा को इतना विकसित कर लिया है कि रिजेनरेट कर लेते हैं। जिसकी आत्मा जितनी पावरफुल होती है, कुछ भी थॉट से क्रिएट कर लेता है। तो आत्मा को विकसित करना मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है। आप एक ही उसमें बेवकूफियां करके हजारों लाखों साल तक लड़ते रहिए, झगड़ते रहिए कि हम उसे खत्म कर देंगे, हम उसे मिटा देंगे। कोई किसी को कभी खत्म नहीं कर सकता। खत्म करना है तो अपने अंधेरे को, अज्ञान को, ईगो को, बेवकूफियों को खत्म करने की जरूरत मैम आप ना अपने आप में स्पिरिचुअल साइंटिस्ट जो आपको टैग मिला हुआ है ना, जो आपकी डेजिग्नेशन है, वो यूं ही नहीं है। आपने एक्चुअली प्रकृति को साइंटिफिक वे में इतने अच्छे और क्लियर शब्दों में एक्सप्लेन किया है ना, आई एम श्योर कि जो आज इसको देख रहा है ना, वो अपने आप को तृप्त महसूस करेगा। मतलब मैंने भी चीजें सुनी थी, लेकिन इतना डेप्थ में उसकी एक्सप्लेनेशन जो आज आपसे समझ में आई, तो मुझे ऐसा लगा कि वाकई में प्रकृति का कितना कर्ज है हमारे ऊपर। है। उस कर्ज को हम हम कैसे चुकाएंगे? बिल्कुल, प्रकृति आपको नहीं छोड़ेगी जब तक आपने कितने जन्म लिए। प्रकृति को पता है कि आप इस धरती पर कितने जन्म ले चुके हो और किस जन्म में आपने प्रकृति को कितना नुकसान पहुंचाया है। हर समझदार मनुष्य को, जो एंड्रॉयड फोन यूज कर रहा है, उसके पास विद्या भी है, बुद्धि भी है, मीन्स भी है।
इस बात को समझने की जरूरत है कि प्रकृति का जो साइकोस्फीयर है उसमें हमारे सारे जन्मों के अच्छे बुरे कर्मों का पूरा डाटा मेंटेन्ड है। प्रकृति को, धरती को पता है कि किस आत्मा ने कितने जन्म लिए और प्रकृति को क्या नुकसान पहुंचाया। उस नुकसान की भरपाई जब तक हम लोग नहीं करेंगे तब तक हम धरती के कर्ज से मुक्त नहीं हो सकते। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने को धरती माता के प्रति समर्पित करके, उसकी सेवा करके, उसका सम्मान करके अपनी आत्मा को इतना डेवलप करें कि जब हम धरती से जाएं तो धरती भी हमें आशीर्वाद दे, ये मेरी लायक संतान थी और अब ये हमें ऊंचे लोकों में हम जा सकें, जो हमारी विरासत है, जिसका वर्णन पुराणों में, वेदों में किया गया है। कृष्ण जब बच्चे थे उन्होंने मुंह में करोड़ों ब्रह्मांड तैरते हुए दिखाए हैं ना। और नासा भी तो ये कह रहा है कि हमारे मिल्की वे में 3000 से ज्यादा सोलर सिस्टम है और अरबों खरबों गैलेक्सीज हैं और हमारे शरीर में भी अरबों खरबों कोशिकाएं हैं। सूक्ष्म शरीर में भी कितने 100,000 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स इमोर्टल हैं, इलेक्ट्रॉन्स कभी नहीं मरते। मृत्यु होने के बाद भी हमारे ऑर्गन्स खराब होते हैं लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो प्रकृति में रहते हैं। उनमें हमारी एक कर्म की मेमोरी है, सूक्ष्म जो शरीर हमारा इलेक्ट्रॉन से बना है। तो ये पूरा विज्ञान है और बड़ा सिंपल सी चीजें, आपको मोटी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आप पीएमसी पर, होली साइंस पर हमने पूरा 10 वीडियो इसी को लेकर के बनाया है कि आप इतनी सी चीजें समझिए कि आप क्या है, क्यों है और आपको क्या करना है। हर मनुष्य को पूछना है कि मैं क्या हूं, क्यों हूं और मुझे क्या करना मेरे लिए ड्यू है। आप अदरवाइज तो प्रकृति तो आपको जानवर बना करके भी भेज देगी, पेड़ बना करके भी खड़ा कर देगी। एक पेड़ भी जिंदा होता है, उसमें एनुअल रिंग्स बनते हैं। आजकल इतनी रिसर्च हो रही है कि एनुअल रिंग से पता चल जाता है कि एक साल में एक रिंग बनती है उसको काट के, कि इतने साल पहले उस समय वेदर कैसा था। इस पर रिसर्च होती है। पेड़ सब कुछ देख रहा है, महसूस कर रहा है। जगदीश चंद्र बोस ने, मैं गई हूँ, जेसी बोस ने कुछ जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे कि मेटल के ऊपर भी अगर हमने केमिकल डाला तो उसके अंदर भी फियर की टेंडेंसी देखी गई। वायरलेस कोहेरेंस, जीवन धातु में भी है, पेड़ में भी है, धरती में भी है, हवा में भी है, अग्नि में भी है, जो 5 तत्व हैं जिनसे हमारा शरीर बना है। आत्मा की चेतना सबके अंदर वर्तमान या विद्यमान है। तो पांचों तत्वों को शुद्ध रखना, हमारी नदियों को हम शुद्ध रखें, पार्क को शुद्ध रखें, स्वच्छ रखें, जो वेस्ट है उसको रिसाइकिल करना सीखें। घर का भी जो वेस्ट है उससे हम पेड़ पौधे बना सकते हैं ना। खाद बनाइए, घर में मेडिसिनल प्लांट लगाइए, तुलसी का पौधा उगाइए। कितने 10-20 तरह के प्लांट्स आजकल वर्टिकल गार्डनिंग आ गई है, हर घर में उसको लगाइए। आपको हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप प्राकृतिक वे में अपनी हर बीमारी का उपचार आध्यात्मिक शक्ति से और प्रकृति के जो तत्व हैं उन सब से कर सकते हैं। ये बात हर इंसान को, हर व्यूअर को समझने की जरूरत। कि मैं समझ सकती हूँ कि आप प्रकृति से बहुत ही क्लोजली जुड़ी हुई हैं, क्योंकि जब मैं आपके साथ पहला इंटरव्यू करने आपके घर आई थी तो आपने मुझे वो नीम का एक पेड़ दिखाया था अपनी छत पर, जिसका आपने कहा था मैं रोज एक पत्ती का सेवन करती हूँ सुबह खाली पेट, इसीलिए मैं कभी बीमार नहीं होती। नीम तो अपने आप में वैसी औषधियों का गुण है, एक भंडार है। तो मैं और समझ आपको सकती दिखा हूँ। दूं, जी। सोना, मैंने बोया नहीं था, वो नीम के 4 पेड़ अपने आप गमले में हो गए हैं। मैं सुबह जब हम्म। ध्यान करती हूँ तो नीम के पत्ते आजकल उसमें फल भी आने लगे हैं, फूल से फल। वो थोड़ा सा उसमें 100 से ज्यादा एंटीबायोटिक होता है नीम के अंदर। जी जी जी। हमारे शरीर में पानी है। मसारू इमोतो ने इतना एक्सपीरियंस किया है कि पानी जिंदा है, पानी में मेमोरी है। कि अगर डॉल्फिन के चित्र के ऊपर पानी को रखा कई दिनों तक और उस पानी को -20 डिग्री पर फ्रीज किया तो पानी के अंदर मछली का चित्र दिखा माइक्रोस्कोप के नीचे। यानी कि पानी सुनता भी है और पानी जीवित है, पानी में मेमोरी है। आप वाटर एक्सपेरिमेंट्स ऑफ मसारू इमोतो सारे व्यूअर्स देख सकते हैं कि हमारे शब्दों का असर पानी पर पड़ता है। अलग अलग तरह के क्रिस्टल फॉर्मेशन होते हैं। हमारी भावनाओं को पानी भी रिकॉर्ड कर रहा है, हवा भी रिकॉर्ड कर रही है, आकाश भी रिकॉर्ड कर रहा है। तो हम जो कुछ भी सोचते हैं, करते हैं, वो हमारा सूक्ष्म शरीर भी रिकॉर्ड कर रहा है, जो हमारे अंदर चिदाकाश है। और जो बाहर का धरती का पूरा आकाश है वो भी हमारी हर गतिविधि को रिकॉर्ड कर रहा है। तो हमारे लिए बच के जाने का कोई रास्ता नहीं है। हमें सुधरना ही होगा अगर हम शांति और सुख से जीवन जीना चाहते हैं। अगली पीढ़ियों को एक बेहतर प्लेनेट हम उनके लिए क्रिएट करना चाहते हैं तो बचपन से बच्चों को ये बात समझनी होगी, लाइफ स्टाइल चेंज करना होगा। प्लास्टिक का यूज बंद कीजिए, केमिकल्स का यूज बंद कीजिए, पृथ्वी के 5 तत्वों के संग जुड़ के अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना सीखिए, अपनी डाइट को चेंज कीजिए। ये जो पैक्ड मील्स आता है इसका यूज बिल्कुल बंद कर दीजिए, केमिकल्स का।
क्योंकि जितने ध्यानी हैं, ये जो डेवलप कंट्रीज में है, ये लोग सारा प्लास्टिक लेकर के ओशन में डंप कर रहे हैं। हमारे ध्यानी फ्रेंड्स ने देखा, ये ओशन के जीव हमें गालियां दे रहे हैं, जिनकी जिंदगी हमने बर्बाद कर दी। ऑक्सीजन खत्म हो गई पानी में। पानी में जो पेड़ पौधे होते थे, वो जो केमिकल वेस्ट हम लोगों ने डाला, उससे वो पौधे मर गए, जीव जंतु मर गए। तो उनकी आत्माएं क्या हमको दुआएं देंगी, आशीर्वाद मिलेगा हम लोग को? ये सारी बातें हर इंसान को समझने की जरूरत मैम, सच बताऊं, आज आपने जितनी भी बातें बताई हैं, जो भी कुछ कहा है आपने, इतना प्रैक्टिकल और इतना ज्ञान से भरपूर बातें हैं। अब बस हमें समझने की जरूरत है। और जैसा आपने बताया कि हाँ, पानी हमें सुनता है, पानी हर एक इमोशंस को कैप्चर करता है, क्योंकि इस पर एक डिटेल वीडियो मैंने खुद बनाया हुआ है, तो मुझे पता है कि पानी वाकई में हर एक इमोशंस को, हर एक फीलिंग को कैप्चर करता है। इनफैक्ट है। मैं अपने घर में एक प्रैक्टिकल, जब मैंने इस वीडियो को बनाया था मसारू माटू वो जो वाटर वाला एक्सपेरिमेंट का, तो मैंने अपने घर में जो एक्सपेरिमेंट किया वो क्या था, चाहे तो सारे व्यूअर्स भी कर सकते हैं, जो मैंने खुद किया। मैंने एक कांच के जग में नीचे, उसके नीचे एक चिट लगाई जो टेप से चिपकाकर, उसके ऊपर लिखा था पीस, और उसको मैंने रहने दिया। और मैं रोज रात को पानी उसमें भरकर रख देती थी, और सुबह मेरी पूरी फैमिली उसको चार्ज किए हुए वाटर को पीती थी। वाकई में 7 to 8 डेज, मैक्सिमम 11 डेज के अंदर मैंने देखा सबके जो व्यवहार है उसमें शांति आ रही थी। बिल्कुल तो पानी अपना काम करता है, केवल और केवल बिल्कुल। हमें उसके ऊपर उसको समझने की जरूरत है कि हमारे आसपास सब कुछ जीवित है, सबके अंदर चेतना है, केवल हमें उसको समझने की जरूरत है, उससे कनेक्ट होने की जरूरत है। बहुत सही आज आपने बताया मैम। अब मैं वापस आशीष जी आपके पास आना चाहूंगी। आशीष जी, जैसा आपने बताया था कि आपने अर्थ 11 प्रोजेक्ट की जब शुरुआत की थी, तो आपको एक कहें तो माँ प्रकृति की तरफ से आपको एक टचिंग मिली, एक मैसेज मिला कि आपको जो है अब अपनी जॉब छोड़कर और ऐसा कुछ बनाना चाहिए जिससे आप अपने इस जीवन को फुलफिल कर सकें, अपने इस जीवन को सार्थक कर सकें। तो मैं जानना चाहूंगी कि आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, आपका वो रूटीन कैसा रहा जब आप प्रकृति से जुड़े? मुझे लगता है कि एक कन्विक्शन फोर्स जब तक आपके पीछे नहीं है ना, हम उस अलग दायरे की या हम कंडीशनिंग को नहीं तोड़ पाते। जैसे मंजुला मैम है, एक नॉर्मल लाइफ से हटके और एक कंडीशनिंग पैटर्न्स को ब्रेक करके, लाइक अब वो जिस जर्नी में है, तो अब उनका जो पाथ है वो लोगों को जिंदा करना है। तो जिस तरीके का एक हम लोगों को जीवन मिला है, मतलब मुझे लगता है कि ये प्योरली एक एक्सेप्टेंस कॉल होती है, और हम जितना अपने गट्स को इंपॉर्टेंस देते हैं, उतनी ही ये चीजें बाहर निकलती चली जाती है। तो इवन आई वेंट थ्रू सम सॉर्ट ऑफ अवेकनिंग। तो मैं नॉर्मली 9 वर्ड्स की बात करता हूँ, लाइक हम सब बात करते हैं कि प्रोसेस पूरा होता है, ये चीज ऐसे हो रही है, बट नो वन टॉक्स अबाउट कि वो प्रोसेस पूरा हो कैसे रहा है। तो विचार को हम नहीं चुनते, विचार हमें चुनता है, क्योंकि उसकी पात्रता आपके पास होती है। तो आप हर एक समय एक अलग पात्र बन रहे होते हो, बट उस पात्र की भी एक एक एक्सेप्टेंस होती है। उसको स्वीकार करने के लिए आपको एक प्रोसेस से गुजरना होता है। तो आई डू टॉक अबाउट दोस 9 वर्ड्स की एक हर एक चीज इंटेंशन से स्टार्ट होती है। अगर हमारी इंटेंट प्योर थी तो ये चीजें उस तरीके से हुई। तो लाइक अगर आप अभी सेकंड इंटरव्यू मैम का ले रही, तो आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां और एड ऑन हो रही हैं अभी। आप कैसे इन सारी लर्निंग्स को लोगों तक पहुंचाते हैं, कैसे उन सारी चीजों को लोगों तक एक्सेप्टेंस की तरफ लेके जाते हैं कि नाउ दिस इज द लाइफ। तो जब आपकी इंटेंशन प्योर होती है तो थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली अच्छे आपके अलाइन हो जाते हैं। और जैसे आपकी इंटेंशन क्लियर होती है, फिर आपको प्रेजेंट में रहना पड़ता है। तो मेन टास्क है प्रेजेंट में रहना। जितना आप प्रेजेंट को कंज्यूम करेंगे, उतने नेगेटिव इमोशंस कम बचेंगे। उसके बाद होता है एक्सेप्टेंस। तो मैं एक्सेप्टेंस को ऐसे बोलता हूँ कि एक्सेप्टेंस इज जर्नी बिटवीन सोल एंड बॉडी। तो एक्सेप्टेंस को एक समुद्र मंथन भी बोला जा सकता है कि अगर हम आज सोच ले कि ये हम इस किरदार को जिएंगे, चाहे आपको स्कूबा डाइविंग आती है, चाहे आपको पैराग्लाइडिंग आती है नहीं आती है, चाहे आप एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं, तो आप एक्सेप्ट करते हैं पहले। तो द मोमेंट यू एक्सेप्ट दोस मैजिकल थिंग्स अपीयर ऑन यू। तो हीलर हर कोई है, बट वो हीलिंग की चीजें एक ड्रास्टिकली बाहर आ जाती है जब आप उसको पूरा एक स्पेस दे देते हैं कि नाउ दिस इज द टाइम टू अपीयर, और वो अपीयर होती है। तो उन चीजों को मैंने जिया अपनी लाइफ में, लाइक टॉकिंग टू इन अ डिफरेंट डायमेंशन, ये सब चीजें जी रहे हम लोग। और जब आप एक्सेप्ट करते हैं, फिर आपको सरेंडर करना पड़ता है। बिना सरेंडर किए कोई भी चीज बाहर निकल के नहीं आती कभी भी। चाहे मेरे लिए वो 17,000 किलोमीटर चलना था, या फिर इस पूरे प्रोजेक्ट को ग्राउंड पे लेके आना था, चाहे फंड था नहीं था, बट स्टिल आई एम सिटिंग विद दिस प्रोजेक्ट राइट नाउ। जब आप सरेंडर करते हैं, फिर आपको फ्लो मिलता है। फ्लो में अच्छा हुआ तो अच्छी बात, बुरा हुआ तो भी अच्छी बात। आप फ्लो को नहीं छोड़ सकते। तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि वट, वेयर, हाउ, वाई, इन सब चीजों से ज्यादा जरूरी है वैन। कब आपको क्या सेल्फ रियलाइजेशन हो रही है, कब आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन की तरफ आप जा रहे हैं।
तो जब तक हर किसी की लाइफ में सिचुएशन सरकमस्टांस या कुछ हो भी घटित भी हो रहा है, तो उसके पीछे एक सेल्फ रियलाइजेशन होती है। अगर आपने वो सेल्फ रियलाइज कर लिया तो आप समय को बचा लेते हैं, और रियलाइज नहीं किया तो वो साइकिल फिर रिपीटेड होती रहती है, यूनिवर्स आपके कान पकड़ता रहता है। आप, जब 5 साल पहले की बात थी, 10 साल की बात है, या 30 साल की बात, जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, दोज पैटर्न्स विल कंटिन्यू टू अपीयर इन योर लाइफ अगेन एंड अगेन। इसलिए जो हो गया उसको एक्सेप्ट करो, निकलो वहां से, सबसे पहला काम यही है। और जब आप फ्लो के से निकलते हैं तो फ्लो के बाद आती है पेशेंस। बिना पेशेंस इस लाइफ में कुछ नहीं है। अब आपको अगर मैम नहीं मिलती तो हम भी बात नहीं कर रहे होते हैं, और मैम मुझे नहीं मिलती तो हम भी बात नहीं कर रहे होते। जी जी तो एक जी। निमित का कॉन्सेप्ट है, तो निमित हमेशा पेशेंस जानता है। हर एक डॉट कनेक्ट है इस यूनिवर्स की, और जितना हम हर एक डॉट को कनेक्ट करना सीखेंगे उतना हम प्रेजेंट में जी पाते हैं। और उसके बाद मैं कहता हूँ कि लाइक अपने करेज को इंपॉर्टेंस ज्यादा दे ये वाली जनरेशन, क्योंकि जितना करेज को इंपॉर्टेंस देंगे उतना आप अपने अंदर की सुन पाएंगे, गट फीलिंग्स की। और जितना गट फीलिंग्स को आप इंपॉर्टेंस देंगे, करेज देंगे, फिर आती है इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ फीलिंग, सेल्फ एनालाइजेशन। तो खुद को जानना ज्यादा जरूरी है इनफैक्ट, कि हम दूसरे को जानने समझने में ज्यादा समय लगाएं। अगर एक बार आपने अपने आप को जान लिया तो आप टूटेंगे, बिखरेंगे बिखरेंगे नहीं लाइफ में। और कोई भी व्यक्ति जब इन 8 वर्ड्स को जीता है तो मैनिफेस्टेशन होता है। किसी भी प्रोसेस का पूरा होना इन्हीं, तो हर एक सेकंड हम इन 8 वर्ड को जी रहे हैं, बट पता नहीं है हमें। बहुत तो बहुत। जी जी, बताएं बताएं। तो मुझे लगता है कि इस जनरेशन की जो नीड है, मुझे लगता है कि अब हर व्यक्ति वेद पुराण उपनिषद शास्त्र नहीं पढ़ सकता, वो भगवत गीता पढ़ने का इतना समय नहीं बचाना चाहता। और बट कहीं ना कहीं अगर वो इन 9 वर्ड्स को भी अपनी रियल लाइफ में इंप्लीमेंट कर लेता है तो लाइफ बड़ी सहज हो सकती है, इजी हो सकती है, और शायद अपने आप के साथ वो जुड़ सकता है एक बेहतर तरीके से। आपने बहुत गहरी बात बोली आशीष जी की एक्सेप्टेंस की भावना होनी चाहिए। जब तक हम हम्म। एक्सेप्टेंस की भावना, क्योंकि गीता में भी तो कहा है ना भगवान कृष्ण ने कि जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा, जो हो गया अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो और भी अच्छा होगा। तो अगर हम एक्सेप्टेंस रखते हैं, जैसे बहुत लोग तो सिर्फ इसी में जीवन अपना व्यर्थ करते हैं कि मेरे साथ क्यों, हाय मेरे साथ क्यों, हाय अरे वो कर्म फिलोसॉफी को समझते ही नहीं है। तो बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज का ये जो हमारा डिस्कशन है। समय मुझे नहीं पता कि कितना बीत गया, लेकिन मजा बहुत आ रहा है, बातें बहुत गहरी निकल कर आ रही हैं। और हम ये भी कोशिश करें कि कम से कम ये पीढ़ी कुछ सीखे ना सीखे, बट एक दूसरे का हालचाल पूछना सीखे, क्योंकि जब तक वो आप हालचाल नहीं पूछेंगे आप प्रकृति से नहीं जुड़ सकते। और जैसे आप हालचाल पूछना शुरू करेंगे तो लाइक बहुत सारी ऐसी चीजें आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी जिस चीज की आपको नीड है इस राइट राइट नाउ। तो आपको सारे आंसर्स किसी का हालचाल पूछने में ही मिल जाते हैं कहीं ना कहीं, मुझे लगता है। जी, जो हमने आजकल छोड़ दिया है, हम सिर्फ अपने हाँ जी। फोन से हमारा नाता जुड़ गया, हम अपने फोन से अपना हालचाल पूछते हैं। हम इंसानों से तो जुड़ना ही भूल गए हैं। ये बहुत सही कहा आपने। अगर हम प्रकृति से जुड़ेंगे और आपस में एक दूसरे से जुड़ेंगे, तो ही असली रूप में हम अपना जीवन जी पाएंगे। मंजुला मैम, वापस आपके पास आना चाहूंगी। आपने इतने अच्छे तरीके से साइंटिफिक वे में आज प्रकृति को और हमारे ऊपर जो प्रकृति के कर्ज हैं उसे समझाया, और साथ में आपने एक बुक दिखाई थी जिसके बारे में सिर्फ सुना था और उसे मैंने पढ़ा कभी नहीं था। आपने ई बुक के बारे में बताया कि आपके पास ई बुक भी अवेलेबल है। तो मैं बताना चाहूंगी अपने सभी दर्शकों को कि अगर आप इस बुक को ई बुक के फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने अपने टेलीग्राम पर एक ग्रुप बनाया हुआ है। वहां मैं जो भी ई बुक्स मंजूरा मैम मुझसे शेयर करती हैं, मैंने इससे पहले भी कई सारी बुक्स वहां शेयर की हुई हैं इस ग्रुप में। मैं इस बुक को भी उसी ग्रुप में पोस्ट करूंगी। तो अगर आप मेरे उस ग्रुप में जुड़ना चाहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम का जो लिंक है वो शेयर करूंगी, आप उसको ज्वाइन कीजिए, वहां आपको ये बुक मिल जाएगी। और मैम, आप कुछ कहना चाहेंगी चलते चलते हमारे हाँ, दर्शकों को? मैं बताना चाहूंगी, अपना अनुभव बता रही हूँ। दिसंबर 2016 को पिरामिड वैली बेंगलोर में मैं सुबह 4 बजे गई थी, मेडिटेशन के लिए बैठी थी। किंग्स चैम्बर में बैठते ही मेरे को जैसे धरती के अंदर से ना बिलखने, चीखने, एक चीत्कार की आवाजें सुनाई दे रही थी धरती के अंदर ओह से। माय गॉड। पागल करने वाली आवाजें थी। और ये सच्चाई है। अभी मुझे पिछले हफ्ते यहाँ पर हौस खास लेक में एक ग्रुप मिला। इन्होंने बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाई है, माँ का दूध। ये सब आप लोग यूट्यूब पर देख सकते हैं। और पूरा एक बंदे ने रिसर्च किया है कि जो दूध हम पीते हैं, डेयरी इंडस्ट्री में जो मेल बेचारे बछड़े होते हैं उन्हें माँ से जन्म लेते ही अलग कर दिया जाता है, और उनका मीट सरकार बाहर एक्सपोर्ट करती है। डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज बंद करना हर एडल्ट की जिम्मेदारी है। दूध प्रकृति ने हमें तब तक पीने की इजाजत दी है जब तक हमारे मुंह में दांत नहीं निकलते हैं। उसके बाद बछड़ों का हक छीनना, क्योंकि जब हम दूध खरीदते हैं तो एक बछड़ा
कत्ल खाने में मर रहा होता है। तो दूध का इस्तेमाल बंद कीजिए। माँ का दूध मनुष्य के बच्चे के लिए सफिशिएंट है। बाहरी दूध और मिल्क प्रोडक्ट्स, इन सबको बंद कीजिए अगर आप हेल्दी लाइफ लीड करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सी आत्माओं की बददुआएं आपके शरीर में जा रही हैं। जी, मैं इस इस चीज बात से को बिल्कुल सहमत हूँ मैम, क्योंकि मैंने आज से करीब 2 साल पहले मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया था कि दूध जो है इंसानों के लिए, जो जानवरों का दूध है, गाय हो, भैंस हो, या कहें तो बकरी हो, किसी का भी दूध हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। वो हमारी बॉडी के लिए बना ही नहीं है, और जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो आज जो ये बीमारियां हो रही हैं उसका बहुत बड़ा रीजन कहीं ना कहीं वो जानवरों का आने वाला दूध जो हमारे शरीर में। तो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि मैंने जिनके साथ ये वीडियो बनाया था उन्होंने काफी रिसर्च करके उस प्लेटफॉर्म पे चीजें शेयर की थी। तो मंजुला मैम, मैं आपका दिल से, और आशीष जी, आप दोनों का मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आज आपने बहुत सारा समय और इतनी सारी ज्ञान की जो बातें हमारे साथ शेयर की। जो भी व्यूअर आज इसे देख रहा है, आई एम श्योर कि वो भी उतनी ही गहराई से इसे समझ पाएगा कि माँ प्रकृति हमारे लिए कितनी ज्यादा जरूरत है। प्रकृति हमारे बिना जी सकती है, हम उसके बिना नहीं जी सकते। और दूध हमारे लिए नहीं बना, ये गाय का दूध गाय के बच्चे के लिए बना है, इंसान के लिए नहीं बना जो हम आज कंज्यूम कर रहे हैं। और प्रकृति से जुड़ाव तो आज आपको समझ में आ ही गया होगा कि जब तक हम प्रकृति से नहीं जुड़ेंगे, हम अपने आप से जुड़ ही नहीं सकते, उस परमात्मा से जुड़ ही नहीं सकते। तो उम्मीद करती हूँ आपको देखिए, एपिसोड। जी मैम। नव नवरात्रि है, दुर्गा सप्तशती का पाठ आप लोग कीजिए। जी। भगवान शिव ने माता पार्वती को सारा प्रकृति के शक्ति के विषय में बताया है कि प्रकृति जब प्रसन्न होती है तो हमारे जीवन में कभी कोई रोग नहीं आता। अगर बीमारी है, दुख है, इसका मतलब हमने बद्दुआएं ली हैं, हमने प्रकृति के जो नियम है उनका उल्लंघन किया है। इसलिए अपने आप को जब हम बदलेंगे, और क्षमा प्रार्थना, धरती से सुबह शाम हमें क्षमा मांगनी चाहिए कि आज तक के जीवन में हमने जितने भी अपराध किए हैं, हे धरती माता हमें क्षमा करो। अब हम अपने आप को सुधारेंगे और अपने और अपने आसपास के सारे पर्यावरण को बेहतर बनाएंगे। नदियों में जो गंदगी डालते हैं वो सब नहीं डालेंगे, और आध्यात्मिक बनेंगे, ताकि हम अपने आप को स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनाएंगे। तो आपका जो ऑरा है, मैं आपको बताना चाहूंगी, अभी बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट ग्रेग ब्रेडन ऑफिशियल चैनल पर लोगों ने किया। अमेरिका में ये प्रोटोकॉल है कि अगर ट्विंस पैदा होते हैं तो उनको पैदा होते ही, जो प्री मैच्योर बच्चे होते हैं, इंक्यूबेटर में रखा जाता है। तो दो बच्चियां पैदा हुई थी, प्री मैच्योर थी, उनको अलग अलग इंक्यूबेटर में रखा गया, और एक बच्ची के वाइटल्स बिल्कुल नीचे आने लगे। और वहां प्रोटोकॉल है कि बच्चों को अलग रखना, लेकिन जो लेडी केयर टेकर थी उसने उस प्रोटोकॉल को तोड़ा, और जिस बच्ची के वाइटल्स नीचे जा रहे थे उसने उसको उसकी दूसरी जो जुड़वा बहन थी उसके पास लेटा दी। दूसरी ने उसके गले पर हाथ रखा, और ये जो मर रही हुई बच्ची थी ये जीवित हो गई। भावनाओं में इतनी ऊर्जा है। एक रिक्वेस्ट सबसे करना चाहूंगी, हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट अमेरिका में बना है। वो लोग हृदय से जो हमारी भावनाएं निकलती हैं उन वेव्स को मेजर कर रहे हैं, और उन्होंने एक मोबाइल ऐप बनाई है, ग्लोबल कोहेरेंस मोबाइल ऐप। इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए, और जब भी आप ध्यान करें, कुछ भी करें, अपने हृदय का प्यार पूरी पृथ्वी पर उस मोबाइल ऐप पर आप उंगली लगा करके आप एक एनर्जी फील्ड का निर्माण कर सकते हैं, ताकि पृथ्वी की जो निगेटिव एनर्जी है वो पॉजिटिव एनर्जी में ग्रेजुअली कन्वर्ट हो जाए, और जो लड़ाइयां हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, ये सब शांति की स्थिति हम पृथ्वी पर निर्मित कर सकें ग्लोबल कोहेरेंस मैप के माध्यम से। और एक और मजेदार बात बताऊंगी, बीजिंग में इस तरह का हॉस्पिटल है, मेडिसिन लेस हॉस्पिटल। हर बीमारी का इलाज वो लोग साउंड वेव से कर रहे हैं। एक महिला का ब्लैडर में 3 इंच का जो ट्यूमर था, उन्होंने 2 मिनट 40 सेकेंड में कुछ बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने कुछ एफर्मेशन दे करके उसका इलाज करके उसको रिमूव कर दिया। तो अब इस तरह के एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं कि बीमारी दूर करने के लिए सर्जरी की और पिल्स की जरूरत नहीं है, करके दिखाया जा रहा है। ग्रेग ब्रेडन को आप लोग सुनिए, बहुत इस तरह की इनोवेटिव चीजें पूरी दुनिया से ला करके, कि जो हमको बताया गया, वी वर मिसगाइडेड टिल डेट, एंड हमसे बहुत सारी चीजें छुपा के रखी गई, लेकिन अब हमें समझ में आ रही है। तो ह्यूमैनिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड शुड अंडरस्टैंड, एंड अंडरस्टैंड कि प्लेनेट हमारा एक है, वी आर वन, and we all should share our wisdom, our love, our energy, and we should create a strong energy field of love and peace. That's all. Thank you.
थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और मैम आपने जैसा अभी बताया कि साउंड थेरेपी के थ्रू भी बहुत सारी बीमारियां दूर हो रही हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी मैं पिछले हफ्ते मुंबई से होकर आई हूँ। तो मैंने वहाँ एक इंटरव्यू किया था, एक बहुत एक्सपर्ट हैं जो कि मतलब बहुत पढ़े लिखे ग्रेजुएट, बहुत हाईली लेवल्ड एजुकेटेड पर्सन थे। उन्होंने अपनी जॉब छोड़ करके और हाँ जी। वो एक तार लेकर के और उन्होंने ऐसी ऐसी धुनें बनाई हैं। उन्होंने बताया उस इंटरव्यू में मुझे, जब मैंने लगभग, बहुत लंबा इंटरव्यू था हमारा, तो उन्होंने बताया कि वो पिछले 15 सालों से ऐसी बीमारियां, जिसका लाइलाज बीमारियों को वो सिर्फ और सिर्फ वो जो ऑडियो साउंड वेव्स हैं, साउंड वेव्स उनसे हैं, उसके थ्रू साउंड ठीक कर रहे, वेव से। हील कर रहे हैं। और उन्होंने बिल्कुल। कुछ ऐसी म्यूजिक्स बनाए हैं, कुछ ऐसी मून हाँ जी। एनर्जी से, सन एनर्जी से, कि वो पूरे आपके लाइफ को चेंज कर देगा। जो डिप्रेस्ड व्यक्ति बिल्कुल। है, केवल उसको बिल्कुल। चलाकर छोड़ दे उस म्यूजिक साउंड को, और हाँ एक जी। घंटे 1.5 घंटे में वो अपने हाँ मूड को जी। देख सकता है कि वो कितने यस। बड़े लेवल तक चेंज हो जाते हैं। यस। तो साउंड की पावर, वाटर की पावर हम समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा है। और आज आपने बहुत ही अच्छे शब्दों में क्लियर ये किया है। तो जी। ना, आप YouTube पर देख सकते हैं 963 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के बहुत सारे वीडियो लोगों ने शेयर किए हुए हैं। जी। 963 जो फ्रीक्वेंसी है उसको हाँ गॉड हाँ। फ्रीक्वेंसी, वो पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करती है, और वहां से जब मेलेटोनिन वगैरह का सिक्रेशन होता है तो बड़ी साउंड स्लीप आती है, और नींद अपने आप में बड़ी अच्छी हीलिंग थेरेपी है। तो जी फ्रीक्वेंसी जी। ही चेंज करनी है हम लोगों को, लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी में अपने को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, आशीष जी आपका। आज जो लोग इस वीडियो को देख रहे थे, मुझे लगता है इस वीडियो को देखने के बाद वो समझ पाएंगे कि अभी तक जो हम जीवन जी रहे थे वो कितना बनावटी और कितना दिखावटी था। लेकिन अब जो जीवन, इस वीडियो को अगर हमने सचमुच समझा है ना, तो अब जो जीवन हम अपने परिवर्तन लाएंगे, तो हम अपने जीवन को शुद्ध रूप में, चैतन्य रूप में जी पाएंगे। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक और नए मेहमान के साथ, एक और नई नॉलेज के साथ। अपना प्यार और साथ बनाए रखें। धन्यवाद।